बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का। होपफुली अब तक के लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स भी आपको इसी तरह से समझ आते रहें। जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम कुछ और टॉपिक्स और कुछ नई टर्म्स इसमें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आज के कंटेंट्स क्या क्या हैं और आज हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास है कि हमने प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे हेडर फाइल्स, देन हम देखेंगे मेन फंक्शन और उसके बाद कुछ प्रोग्राम बॉडी और उसके स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम कुछ मज़ीद जो है वो आज प्रोग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। जी, सबसे पहले देख लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली क्या है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आपके पास ये सबसे फर्स्ट और टॉप पे जो इंस्ट्रक्शन आपकी लिखी जाती है, मौजूद होती है प्रोग्राम में, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। और बेसिकली इसका मकसद जो है वो स्टार्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, कुछ जो है कमांड जो है वो कंपाइलर को फॉरवर्ड करनी है, जिसकी मदद से कंपाइलर जो है वो बआसानी आपके प्रोग्राम को वो जो है वो कंपाइल कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। यानी ये कंपाइलर के लिए हेल्पफुल होती हैं और ये हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं और इनके अंदर, इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर बेसिकली जो है वो एक कमांड जो है वो शामिल होती है, जिसका मकसद होता है कि प्रोग्राम में कौन कौन सी हेडर फाइल्स को शामिल करना है। तो बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास इंक्लूड डायरेक्टिव होती है, दूसरी आपके पास डिफाइन डायरेक्टिव है। हम ज़्यादातर इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जी, हेडर फाइल्स जो कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में शामिल करने जाते हैं या कर रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या है, आपके पास हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जो पहले से मौजूद होती हैं हमारे पास, और डेवलपर जो है हमारी लैंग्वेज का उसने बनाई होती हैं, और हर फाइल में डिफरेंट फंक्शंस का जो है वो आपको कलेक्शन जो है वो नज़र आती है। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये आपके प्रोग्राम में जो है उसकी डेवलपमेंट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो करना आसान हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको सिंपली कहें तो हेडर फाइल जो है आपके पास कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हैं, और वो फंक्शंस आपके पहले से बने होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, और उनको हम बड़ी ईजीली अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फाइल्स हम जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो स्टेटमेंट होती है उसकी मदद से अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि उसने कौन कौन सी फाइल्स को जो है वो शामिल करना है आपके प्रोग्राम के अंदर। हर फाइल जो भी बनाई जाती है या बनी होती है, जिसे हम हेडर फाइल का नाम दे रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन जो है वो .h होती है। एक्सटेंशन क्या होती है? बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी फाइल जो हम क्रिएट करते हैं वो जिस सॉफ्टवेयर में और जिस एनवायरनमेंट में बनाई जाती है, फिर उसको जिस तरह से हम बाद में यूज़ करते हैं, उसको हम उसकी एक्सटेंशन का नाम देते हैं। और ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, ताकि जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसको किस एनवायरनमेंट में खोलना है और किस तरह से इसको इस्तेमाल में लाना है। जी, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पर जो हेडर फाइल्स हम यूज़ करते हैं, या आप देखेंगे इसमें सबसे पहले हमारे पास है आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑफ डाटा को हम कहते हैं। यानी इसमें, इस फाइल में वो तमाम आपके फंक्शंस होते हैं जिनका ताल्लुक आपके कीबोर्ड से डाटा एंटर करने में और स्क्रीन से आउटपुट लेने में जो है इस्तेमाल होते हैं, वो सारे फंक्शंस में आते हैं। उसके बाद हमारे पास मैथ हेडर फाइल होती है। मैथ हेडर फाइल बेसिकली आपके बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो आप मैथमेटिकली इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे आपके इस फाइल में मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग हेडर फाइल होती है। स्ट्रिंग बेसिकली आपके टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल करना है, जो भी आप डाटा इनपुट दे रहे हैं टेक्स्ट के शेप में, या कोई भी डाटा जो टेक्स्ट के शेप में आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसकी तमाम डिटेल जो होती है, तमाम फंक्शन जो होते हैं, वो स्ट्रिंग हेडर फाइल में मौजूद होते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट होती है मेन फंक्शन, जिसको हम इंट मेन और साथ में ब्रैकेट्स होती हैं स्मॉल, ये इसका फॉर्मेट है लिखने का। बेसिकली ये इसका सिर्फ मकसद इतना है कि कंपाइलर जो है जब वो ट्रांसलेशन आपकी स्टार्ट करता है प्रोग्राम की,
तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट होती है वो तो जस्ट आपको ये बता देती है आपके कंपाइलर को कि कौन कौन सी फाइल इसमें शामिल करनी है, कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो एक्चुअली हमारी एग्जीक्यूशन होती है, जो कन्वर्जन होती है, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना होता है, वो कहाँ से स्टार्ट लेना है, किस पॉइंट से स्टार्ट लेना है, वो बेसिकली ये मेन जो फंक्शन होता है ये बताता है। यानी जहाँ पे भी मेन फंक्शन लिखा होगा आपका कंपाइलर वहीं से जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। इट मीन्स के हर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास मेन फंक्शन होना मस्ट है, लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोग्राम की कंपाइलेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। जी नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी जैसे आप पहले भी देख चुके हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो आपकी प्रोग्राम बॉडी होती हैं, और एक्चुअली हमारी जो कंसर्न स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी सारी प्रोग्राम बॉडी में ही मेंशन होती है। हमें जो भी एग्जीक्यूशन करवानी होती है हम प्रोग्राम बॉडी में ही मेंशन करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ C++ प्रोग्राम। हमने लास्ट टाइम भी, लास्ट लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज भी हम थोड़ा सा इसको इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास होती है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। जैसे कि ये आपकी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव की स्टेटमेंट है और इसके अंदर हमने जो हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है वो आपकी आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है। और आईओस्ट्रीम मीन्स के हमारे जो भी इनपुट या आउटपुट जो भी इसमें इस्तेमाल होगा वो सारा का सारा इस फाइल के थ्रू हम हैंडल करेंगे। उसके बाद आपके पास इंट मेन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि कहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट होगी। देन हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो स्टेटमेंट आ रही है, और स्टेटमेंट हमारी कुछ इस तरह से लिखी हुई है सी आउट। देन आपके पास जो है वो इसमें ये जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही है इंसर्शन ऑपरेटर्स कहलाते हैं, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में आपकी एक स्टेटमेंट है वेलकम टू C++ प्रोग्राम। तो बेसिकली जो सी आउट है ये आपका कंसोल आउटपुट फंक्शन है, और ये आपका फंक्शन आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर मौजूद होता है। हम सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिखते हैं तो कंपाइलर इसको आईओस्ट्रीम फाइल से ओपन करके अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है और इसका क्या मकसद है, और उसके आगे जो भी लिखा जाता है बेसिकली वो आपका स्क्रीन की तरफ भेजा जाता है। चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो स्क्रीन पर जाती है और स्क्रीन पर आपकी वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं। स्टेटमेंट के लास्ट में देखें तो आपको सेमीकोलन नज़र आ रहा है। सेमीकोलन आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, मींस ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो एंड हो रही है, और जो भी मैसेज आपने स्क्रीन पे भेजना होता है वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है वो इसमें मेंशन करते हैं। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में होगी वो स्क्रीन पे एज इट इज़ जाएगी और आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई थिंक आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी प्रोग्राम की, और ये आपके प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ जी स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली आपकी जो भी इनपुट डाटा है या आउटपुट रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी में आपकी ख़ास लोकेशन होती है जिसको आप किसी न किसी नाम से डिफाइन करते हैं, और ये आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मौजूद रहते हैं। इनको बनाने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देन वेरिएबल नेम। इस प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसमें वेरिएबल से बनाया जाता है और ये खाली होता है। इसके अलावा आपके पास प्रोसेस होता है जिसमें डाटा टाइप देन वेरिएबल नेम और उसके बाद उसकी वैल्यू आप मेंशन करते हैं, यानी बनाने के साथ ही आप उसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। तो ये आपके पास बेसिकली जितने भी आप वैल्यूज़ जो है वो अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो आपकी किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती हैं, और इन मेमोरी लोकेशंस को हम वेरिएबल का नाम देते हैं। हाँ जी, इसी तरह से आपस डाटा टाइप्स क्या हैं? आपके वेरिएबल्स में जिस तरह की जो वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, और फिर उन वैल्यूज़ पे आप कौन कौन से फंक्शंस या प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम डाटा टाइप का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटीजर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो आप उनको ऑटोमेटिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर डेसिमल वैल्यूज़ है तो हम उनको फ्लोट का नाम देते हैं, जिसमें पॉइंट्स के साथ आप वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इनको भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। जबकि जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम करेक्टर के नाम से डिनोट करते हैं, और जाहिर सी बात है अगर आप करेक्टर्स की बात करें तो उसको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटा टाइप जो है वो आपको जो आपकी कैटेगरी है वैल्यूज़ की वो आपको डिफाइन करते हैं कि आपका डाटा किस शेप में होगा, प्लस उन पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम बना रहे हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद जो भी रिज़ल्ट होगा हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो हमने इस प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है। वेरिएबल्स आपको याद होंगे, हमने डिफ़ाइन किया था कि कोई भी ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसको आप इस्तेमाल करते हैं
अपनी डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम उसको वेरिएबल का नाम देते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से हम उसका नाम जो है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्योंकि 2 नंबर स्टोर करने हैं और ऑब्वियसली वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए नंबर 1 एंड नंबर 2 के नाम से 2 वेरिएबल्स बनाए। और फिर हमने क्योंकि उनको प्लस करके भी स्टोर करना है कंप्यूटर मेमोरी में, तो उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल भी चाहिए होगा थर्ड, उसका नाम हमने इसमें सम रखा है जैसा उसका काम है। फिर उसके बाद हमने अगली स्टेटमेंट में फर्स्ट जो आपका वेरिएबल है उसमें भी हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी है। 50 सेकेंड भी वेरिएबल में हमने एक वैल्यू सैम्पल जो है वो स्टोर कर दी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली कंपाइलर को बता रही हैं कि जो 2 वेरिएबल्स हमने बनाए थे मेमोरी में उनमें ये वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने दोनों नंबर्स को प्लस किया उनके वेरिएबल नेम्स की मदद से। तो एक्चुअली कंपाइलर नंबर 1 एंड नंबर 2 जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं वो जहाँ पे भी मेमोरी में मौजूद होंगे उनकी वैल्यूज़ वहाँ से लेगा, दोनों को प्लस करेगा और उसके बाद थर्ड जो वेरिएबल आपके सम के नाम से था उसमें स्टोर करवा देगा। सबसे लास्ट जो स्टेटमेंट है वो फिर हमारी सी आउट स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ से आपका जो भी डाटा है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के लिए चला जाएगा और आपकी स्क्रीन पे आपको रिजल्ट नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो सी आउट स्टेटमेंट उसके 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन जिसमें इन्वर्टेड कॉमास यूज़ हो रहे हैं और एक में सिर्फ वेरिएबल का नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास का सेक्शन है एक्चुअली वो एज इट इज़ स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ भेजी जाएगी, जबकि जो आपका वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है वो एक्चुअली आपकी वैल्यू को वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कंपाइलर जो है उसमें से निकालेगा मेमोरी में से और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ जी, हम इसकी एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं प्रोग्राम की। हमने इसको डेव सी पे जो है वो सबसे पहले इसको टाइप किया है न्यू फाइल ओपन करके। आपको लास्ट टाइम मैंने प्रोसीजर बताया था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, तो वो सेम एज इट इज़ हमने सबसे पहले इसमें कोड जो है वो टाइप किया है। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे फाइल को किसी भी नाम से और फिर हम इसको कंपाइल करेंगे और फिर हम इसको रन करके देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने इसको कंपाइल किया, इसमें देखें आपको कोई एरर्स भी नज़र नहीं आए। फिर हमने इसको जो है जब रन किया है तो आपको स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है द रिजल्ट इज इक्वल टू। अब द रिजल्ट इज इक्वल टू ये आपकी वही मैसेज था, वो स्टेटमेंट थी जो इन्वर्टेड कॉमर्स में थी और उसके बाद जो 110 है वो एक्चुअली आपके उस सम वेरिएबल का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें स्टोर थी, रिजल्टेंट जो वैल्यू स्टोर थी प्लस होने के बाद वो इसमें डिस्प्ले हो गई है। तो आपके पास जो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली उसने प्लस करके रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। हाँ, जिस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम एक जो है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं और एरिया के लिए हमारे पास हाइट और विड्थ का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो है इसी तरह से 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक हाइट के नाम से, दूसरा विड्थ के नाम से और तीसरा एरिया के नाम से। हाइट में भी हमने सैम्पल वैल्यू एंटर कर दी है, विड्थ में भी हमने सैम्पल वैल्यू एंटर की है और उसके बाद एरिया में हमने उनको मल्टीप्लाई करके जो कि उसका फार्मूला है उस हिसाब से उसमें डिस्प्ले करवाया। और सी आउट जो है स्टेटमेंट वो हमारे रिजल्ट को स्क्रीन पर जो है वो शो करवा रही है। जी स्टूडेंट्स, इसको भी अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले इसको जो है इसमें कोड को जो है डेव सी में जो है प्लेस किया न्यू फाइल में, उसी तरह से फाइल सेव होगी और फिर हम कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट या रन करवाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने रिजल्ट हमें शो कर दिया है द एरिया इज इक्वल टू 15, हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से उसने कैलकुलेट किया और स्क्रीन पे आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया है। जी नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ और चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। जैसे अभी आपने देखा कि स्क्रीन पर रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होता है, उसके लिए हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कीबोर्ड से कोई चीज़ एंटर करवानी है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शन इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो जो चीज़ आप कंप्यूटर से लेते हैं वो आपकी आउटपुट थी, लेकिन जो चीज़ आप कंप्यूटर को देते हैं और ऑब्वियसली हम वो कीबोर्ड से एंटर करवाते हैं और वो वैल्यू आपकी या वो जो डाटा है वो आपका जब कीबोर्ड से एंटर होगा तो वो जाके किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होगा डायरेक्टली। इस पूरे प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं और इसके लिए जो आपके फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो आपके सी इन के नाम से फंक्शंस है। सी इन यानी कंसोल इनपुट, यानी आप स्क्रीन से इनपुट जो है वो वेरिएबल में पुट करवा रहे हैं और उसके बाद आप उसको जैसे चाहे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में और प्रोग्राम में आपको इसकी जो डिटेल है वो इजीली समझ में। आउटपुट जैसे कि हमने देखा था कि जो भी चीज़ आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं वो आपकी आउटपुट होती है और उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो सी आउट है और सी आउट को लिखने का तरीका सेम वैसे ही है कि सी आउट उसके बाद आपके वेरिएबल का नेम या जो भी चीज़ आप देना चाह रहे हैं वो आप इसके बाद मेंशन कर देते हैं और वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है।
हाँ जी स्टूडेंट, इनपुट आउटपुट दोनों को समझने के लिए हम छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें आप 3 जो है वो नंबर्स लेंगे यूज़र से और 2 नंबर्स लेंगे यूज़र से और उनके प्लस करने के बाद आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो अगर आप इसमें देखें हमारे पास ए बी के नाम से वेरिएबल्स हैं और एक आपके पास सम के नाम से वेरिएबल है और इस टाइम इनमें कुछ डाटा हमने एंटर नहीं करवाया, जबकि पहले हमने इनमें सैम्पल वैल्यूज शुरू में ही दे दी थी। अब क्योंकि ये वेरिएबल्स खाली हैं, जब तक इनमें डाटा नहीं आएगा ये प्लस नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से कहेंगे, उसको एक मैसेज कन्वे करेंगे कि एंटर द फर्स्ट नंबर, और ये क्योंकि मैसेज है स्क्रीन पे पहले नज़र आना चाहिए तो हम सी आउट में मेंशन करेंगे। जैसे यूज़र को ये नज़र आएगा ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करेगा, वो हमें वेरिएबल में लेनी है, स्टोर करवानी है, इनपुट करवानी है। तो उसके लिए फ़ौरन हम लिखेंगे सी इन और आगे आपके पास जो है वो एक्सर्शन ऑपरेटर और फिर आपके पास क्या आ जाएगा ए वेरिएबल का नाम। तो ऑटोमेटिक जो भी यूज़र लिखेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर के लिए मैसेज आएगा और वो बी में स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि ए और बी में हमारी वैल्यू आ चुकी होगी तो अब आपके पास जो वेरिएबल है सम, वो इन दोनों को रिजल्टेंट जो है इनके प्लस होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सम में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी और फिर सी आउट जो है वो सम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। जी स्टूडेंट्स, हम इसको एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को, हमने इसको कोड कर लिया है, फिर फाइल सेव हो जाएगी और उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप देखें तो स्क्रीन पे आपको सबसे पहले मैसेज नज़र आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, जैसे कि हमने सी आउट में लिखा था और इस टाइम कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आप इस मैसेज को जैसे देखेंगे आप कीबोर्ड से कोई ना कोई नंबर प्रेस करेंगे। हाँ जी यूज़र, हमने नंबर प्रेस किया 10, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट नज़र आ रही है एंटर द सेकंड नंबर। उसी तरह से यूज़र जो है वो सेकंड नंबर भी इसमें एंटर करवाएगा मैसेज को देखते हुए। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखेंगे हमारे पास प्रोग्राम में दोनों स्टेटमेंट्स बारी बारी एंटर हुई स्क्रीन पर। हमने बारी बारी दोनों में नंबर्स एंटर करवाए, वो पहले ए में और फिर बी वेरिएबल में स्टोर हुए। उसके बाद जैसे ही आपके बी वेरिएबल में डाटा स्टोर होगा ऑटोमेटिकली कंपाइलर थर्ड स्टेटमेंट जाता है जिसमें दोनों को प्लस करता है, प्लस करके रिजल्ट जो है वो सम में स्टोर करवा देता है और उसी तरह से सी आउट की मदद से वो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर विद रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो बहुत इजीली आप जो है स्क्रीन की मदद से डाटा इनपुट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको रिजल्ट को व्यू भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास इनपुट आउटपुट की एक बेसिक सिंपल सी एग्जांपल है। हाँ जी स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। होपफुली आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। फर्दर डिस्कशन के लिए और इसको मज़ीद हम जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको और भी डिटेल में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।